हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 13.2 एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ 1/5, फाइंड probability of A intersection B if A and B are independent events। तो आपको पता है कि जब A and B इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसकी इक्वल हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इजी फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें यही फाइंड करना है। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है? तो 3/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? तो 1/5 है। तो ये 3 1 3 5 5 25। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो गया। इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2 cards are drawn at random and without replacement। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है। इसमें से आपको क्या करने हैं? 2 कार्ड निकालें। एक हम कार्ड 1 निकालेंगे, एक हम यहाँ पे कार्ड 2 निकालेंगे, बट विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर आपने इसको निकाल लिया है तो इसको निकाल करके आप बाहर रख दोगे। अब बचे हुए कितने होंगे? 52 में से एक आपने बाहर रख दिया, 51 बचे, उसमें से आप दूसरा वाला कार्ड निकालोगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह कोई और कार्ड यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इन दोनों कार्ड्स के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है। तो कितने काम करने हमें यहाँ पे? 2 काम करने। हमें एक कार्ड 1 निकालना है और एक कार्ड हमें 2 निकालना है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? एंड, क्योंकि दोनों को हमें निकालना है और नहीं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? कार्ड 1 एंड कार्ड 2 के निकालने की। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है। तो दोनों कार्ड निकालने हैं, तो एंड आएगा। एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना। जहाँ पे E1 क्या है कि हम फर्स्ट एक काम कर रहे हैं कि पहला कार्ड ब्लैक निकाल रहे हैं, और E2 क्या है कि हम दूसरे टाइम में भी एक ब्लैक कार्ड निकाल रहे हैं। तो कार्ड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। टोटल कार्ड्स जो होते हैं 52 होते हैं, उसमें नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 आपके रेड कलर के कार्ड होते हैं, जिसमें हार्ट और डायमंड वाले जो होते हैं वो रेड होते हैं। अब सबसे पहले हम इस कार्ड 1 को निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो कार्ड 1 को निकालना, यानी हमने इस इवेंट को E1 नाम दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो अभी आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? कार्ड में भी पूरे के पूरे 52 कार्ड्स है, तो 52 हो गया। इसमें से अभी हमारे पास ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26। तो हम 26 के 26 यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया भाई, ब्लैक कार्ड निकालने का। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये सेम वही है। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सेकेंड टाइम, हम इसमें से अब एक और ब्लैक कार्ड निकाल रहे। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल रहे हो? E2। लेकिन कब? जब E1 आपका यहां पर हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई ना भाई, कि हम यहाँ पे E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बट E1 हमारा पहले से हो चुका है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। E1 एंड E2 एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। तो अब आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो 52 में से हम एक कार्ड निकाल चुके हैं, तो अब इसमें 52 - 1 यानी कि 51 कार्ड्स ही बचे हैं। तो यहाँ 51 हो गया, और इन 26 ब्लैक में से एक ब्लैक कार्ड हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो हमारे पास अब 25 कार्ड्स ही बचे हैं। तो इन 26 में से कोई एक कार्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ इन 25 में से कोई एक कार्ड यहाँ पे आएगा। तो अब हमें ये वाली फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा यहीं से मैंने आपको समझा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओवर E1, दोनों का प्रोडक्ट कर लो। 26/52 इंटू 25/51 हो गया। तो ये 26 की टेबल में 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो ये आपका कितना हो गया? 25/102 हो गया। तो दिस एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो गया? 25 डिवाइड बाय 102। क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया था, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा कार्ड हमने नहीं डाला, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कम हो गया भाई, इसमें यहाँ से एक कार्ड कम हो गया। तो इसका मतलब ये हमें काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जितने इवेंट आपको बोले, 3 बोले, 4 बोले, हम यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है? एक बॉक्स है जो जिसके अंदर क्या भरे हुए? ऑरेंजेस भरे हुए हैं। ठीक है,
अब इसको एग्जामिन कर रहे हैं और रैंडमली उसमें से हम कितने ऑरेंजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, 3 ऑरेंजेस को इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें ऑरेंजेस है, इसमें से हम कुछ भी यहाँ से कोई भी 3 ऑरेंजेस को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, बट रिप्लेस नहीं कर रहे हो। आपने उसको देखा, वापस बॉक्स में नहीं डाल रहे हो, पहला निकाला, फिर आपने उसको दूसरा निकाला, फिर आपने उसको तीसरा निकाला, उसकी तो एक एक इसमें से क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अब आपने ये जो 3 ऑरेंजेस बाहर निकाले हैं, अगर ये तीनों अच्छे कंडीशन के हैं, खाने लायक है, तो द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल। तो ये बॉक्स अप्रूव्ड हो जाएगा सेल करने के लिए कि भाई आप इसको मार्केट में जाके सेल कर सकते हो। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अगर तीनों में से एक भी खराब आ जाए, 2 खराब आ जाए या तीनों ही खराब आ जाए, तो ये रिजेक्ट होगा। अप्रूव सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा कि तीनों के तीनों आपके यहाँ पे क्या होने चाहिए, गुड होने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, ठीक है, अब बॉक्स के अंदर टोटल कितने ऑरेंजेस है, 15 है, आउट ऑफ विच 12 जो है वो आपके यहाँ पर गुड है और 3 जो है वो यहाँ पर आपके बैड है। तो मैं प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a box containing 15 oranges out of which 12 are goods and 3 are bad ones will be approved for sale। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है कि ये जो बॉक्स है ये सेल होने के लिए अप्रूव्ड हो जाए। तो ये सेल किस कंडीशन में होगा कि जब आप इसमें से 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हो, तीनों क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, गुड कंडीशन के होने चाहिए। तो आपने पहला ऑरेंज निकाला, ये भी गुड होना चाहिए, आपने दूसरा ऑरेंज निकाला, ये भी गुड होना चाहिए, और आपने तीसरा ऑरेंज निकाला, ये भी आपका यहाँ पर गुड होना चाहिए, बट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला ऑरेंज निकाल रहे हैं उसको इवेंट ए कह देते हैं, दूसरा ऑरेंज निकाल रहे हैं उसको इवेंट बी कह देते हैं, और तीसरा जो ऑरेंज निकाल रहे हैं उसको हम इवेंट सी कहते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने तीनों को ABC नाम दिया। अब देखो, अब इसमें कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस ये आपको पता है कि ये तीनों डिपेंडेंट है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक आप निकालोगे उसका असर दूसरे पे पड़ेगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, हम पहला काम कर रहे हैं, जब इसके अंदर पूरे के पूरे 15 ऑरेंजेस हैं तो उसमें से एक अच्छा ऑरेंज निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अभी इसमें अच्छे ऑरेंजेस कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स है 12 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 15 है। आपने निकाला, देख करके बाहर रख दिया। ठीक है, तो अब इसमें से 15 में से एक कम होके अब यहाँ पर कितने बच गए हैं, 14 ही बच गए, और क्योंकि वो एक अच्छा ऑरेंज निकला है तो 12 में से भी एक कम होके कितने बच गए, 11 बच गए। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, बट इसका असर बी पर जो है वो ए का असर पड़ेगा क्योंकि ए इवेंट पहले से हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए क्या होगा, अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, अब उसके अंदर 14 ऑरेंजेस ही हैं और अच्छे कितने हैं, तो ओनली 11 ऑरेंजेस ही हैं। फिर उसके बाद हम इवेंट सी करने जा रहे हैं। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड कर रहे हैं, तो जब हम ए और बी कर चुके हैं तो इनका असर इसके ऊपर पड़ेगा क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या होगा, 14 - 1, तो यहाँ पे 13 ही बचे हैं, और 11 थे तो 11 - 1, अब यहाँ पे 10 ही अच्छे बचे हैं। तो यहाँ पे ये एक सिंपल प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन इसका असर इस पे पड़ रहा है और इन दोनों का असर इसके ऊपर यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये सब डिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो अब इसने कहा कि तीनों ऑरेंजेस निकालने, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। तो एंड 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 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और नहीं है, और का मतलब होता है यूनियन। तो इन तीनों का प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे पहले फॉर्मूला बना लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी ये, अगर आप उसको कंसेप्ट से समझ लेते हो। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल में 3 4 12, 3 5 15, 5 के टेबल में ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये 2 के टेबल में 2 टाइम आया, ये आया आपका 7 टाइम, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ आपका कैंसिल नहीं हो रहा। तो 11 2 2 4, 11 4 44 डिवाइड बाय 13 7 91 हो गया। इजी। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो आई होप आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट देखा, दैट मीन्स ये डिपेंडेंट इवेंट यहाँ पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। फेयर कॉइन मतलब हेड और टेल आने के 50-50% चांसेस है, और अनबायस्ड डाई है मतलब डाई पे 1 2 3 4 5 6 सभी के आने के इक्वल चांसेस है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो उसने कहा ए इवेंट वो है कि कॉइन के ऊपर आपका हेड आ रहा है, एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई।
3 डाई के ऊपर आ रहा है वो इवेंट बी है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो हमें चेक करना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले सैंपल स्पेस में क्या आएगा कि आपने यहाँ पे क्या किया है, एक कॉइन और एक डाई को एक साथ आप थ्रो कर रहे हो, तो इस पे क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। यहाँ पे इन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो देखो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, एच के साथ 1 आ जाए, एच के साथ 2 आ जाए, एच के साथ 3 आ जाए, एच के साथ 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, या फिर टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3, 4, 5 और ये 6। सैंपल स्पेस आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। इनके अलावा, इन 12 आउटकम्स के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, है ना। एच के साथ ये सब आ सकते हैं, टेल के साथ भी ये सब आ सकते हैं। अब इसने क्या कहा, ए वो इवेंट है कि हैड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर हैड आ रहा है। तो कहाँ कहाँ पे हैड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ए इवेंट के लिए ये 6 आएंगे, और बी इवेंट के लिए डाई के ऊपर 3 आ रहा है। तो डाई के ऊपर 3 कहाँ आ रहा है, इन दोनों पे आ रहा है। तो इसके लिए ये 2 आउटकम्स होंगे, उसके लिए ये टोटल 6 यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये लिख लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, हमें पता है कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन का आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालो तो पी ए क्रॉस पी बी के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो 6 है। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो 12 है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो 2 है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो यहाँ पर 12 है। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं देखना है कि आपने रखा या नहीं किया, क्योंकि हम एक में से, इस बॉक्स में से कुछ नहीं निकाल रहे हैं। ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस है, इसमें से एक इवेंट ये हो रहा है और एक इवेंट आपका ये हो रहा है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपको जब भी कहे कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसी तरीके से हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की निकालनी है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो उसकी कंडीशन हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इन दोनों के क्रॉस के इक्वल होता है। तो ये हमें शो करके दिखाना है कि ये है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी में देखते हैं कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो इसमें H3 है, तो इसमें है, इसमें T3 नहीं है, तो ये एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक एलिमेंट आपका आ रहा है H3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, इसमें एक ही एलिमेंट है और टोटल कितने एलिमेंट्स है, फेवरेबल आउटकम्स तो हमारा 1 है, पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हैं, 12 है। अच्छा चलो, अब ये हमने लेफ्ट तो कैलकुलेट कर लिया, नाउ हम यहाँ पे राइट साइड कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 6/12 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, तो 2/12 है। तो ये 6 2 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, 1/12 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या दे रखे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1/12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी बी भी 1/12 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों के राइट इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट भी इक्वल है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिख करके बताना है। जब शो करना है तो उसकी कंडीशन लिखनी है, लेफ्ट इक्वल टू राइट हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल 4 जैसा ही है। अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। तो यहाँ पे क्या है कि एक डाई है जिसपे 1 2 एंड 3 जो है वो रेड कलर पर मार्क्ड है। 4 5 6 जो है वो आपके यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर पर मार्क्ड है। 4 5 6 का जैसे डाई है ना, उसको कलर किया हुआ है, इन 3 नंबर को रेड कलर किया हुआ है, इन 3 नंबर को आपको ग्रीन कलर किया है। ठीक है, फिर उसको टॉस किया, तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने नंबर आएंगे, सैंपल स्पेस में 1 2 3 आएगा, 4 5 6 आ जाएगा, यही इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डाई को खोल करके रख दिया। ये 3 रेड कलर है, ये 3 ग्रीन कलर है। फिर ए इवेंट क्या है कि द नंबर इज इवन। तो इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6 है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 नंबर ही मिलेंगे, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल, अगर हम देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो ये 6 के 6 एलिमेंट्स हैं। फिर बी के अंदर कहा द नंबर इज रेड। तो नंबर क्या होने चाहिए, रेड कलर में होने चाहिए। तो रेड कलर में कौन से नंबर है, 3 नंबर है, 1 है आपका, 2 है एंड आपका 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड पॉसिबल आउटकम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, हमें शो करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट शो करना कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाता है तो ये इंडिपेंडेंट है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम राइट हैंड साइड तो अभी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, बी है। रखो इसके अंदर वैल्यू,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ रहा है 3/6 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 3/6 आ रहा है। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि ये कितना हो गया 1/4 आ गया। चलो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है आपका ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 2 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, एक एलिमेंट है तो फेवरेबल 1, पॉसिबल कितने हैं, तो सैंपल स्पेस में टोटल 6 नंबर होते हैं डाई के ऊपर, तो 1/6 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वैसे ही है, ई एंड एफ बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/10 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 1/5 है। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, तो वही हमें यहाँ पे फिर से क्या शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये तो हमें यहाँ पे पहले से ही गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है कितना 1/5, यानी राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे गिवन है। अब लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 3/5 और ये 3/10 है, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10 हो गया। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर कैंसिल आपका नहीं हो रहा है, तो ये 9 कितना हो गया 50 हो गया। अभी भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड देखो तो इन दोनों के राइट इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर 1/5 इज नॉट इक्वल टू 9/50, सो E and F are not independent, not independent। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक तरह के क्वेश्चन कर लिए। टोटल 18 क्वेश्चन है, 6 6 6 के पेयर में हम इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।